हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान IAS अकेडमी। माई सेल्फ पूजा, UGC नेट फैकल्टी हियर। तो आज हम पेपर 1 के जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड। जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा रिसर्च के एग्ज़ाम में, UGC नेट के एग्ज़ाम में आते हैं, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हो PhD के, तो कोई भी आपका सिलेबस हो, कोई भी आपका प्रॉपर जो सब्जेक्ट है वो हो, बट रिसर्च के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। रिसर्च, जो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो वर्ड्स हैं आपके, फर्स्ट इज री और दूसरा है सर्च, मतलब टू सर्च अगेन। किसी भी चीज़ को दोबारा से जब सर्च किया जाता है उसको बोला जाता है रिसर्च। हमारे दो वर्ड होते हैं, एक होता है इनोवेशन और एक होता है डिस्कवरी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिस्कवरी वहाँ पे की जाती है जो चीज़ पहले से प्रेजेंट थी, उसके बारे में किसी को पता नहीं था, उसको डिस्कवर किया गया। इनोवेशन होती है जहाँ पे नई इन्वेंशन की जाती है कोई भी, जैसे एक टाइम था जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे तो उसका इन्वेंशन किया गया, तो ये होता है आपका इनोवेशन। अब रिसर्च हमारा क्या होता है? रिसर्च हमारी सिंपल सी एक अप्रोच होती है जो हमें एक प्रॉब्लम से उसके सॉल्यूशन तक लेके जाती है। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन तक हमें जाना है। तो इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक जाने के लिए जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, एक सिस्टमेटिक वे होता है, वो होती है रिसर्च। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि रिसर्च हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, सिस्टमेटिक होती है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है। हम बेसिकली बात करेंगे जो PhD में हमारी रिसर्च कराई जाती है, मास्टर्स में भी कई जगह पर कराई जाती है, तो रिसर्च या फिर डेजर्टेशन या फिर थीसिस जिसको बोला जाता है, तो उसमें बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम भी कोई रिसर्च प्रॉब्लम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उस रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम उसकी पूरी थीसिस लिखते हैं और उसको फिर पब्लिश कराया जाता है। तो जो हमारी रिसर्च लिखी जाती है उसकी जो पूरा प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं हमारा पूरा रिसर्च प्रोसीजर या फिर पूरा रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में हमारा सारा इंक्लूडेड होता है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया जाएगा, डेटा एनालिसिस कैसे किया जाएगा, सैम्पल जो डेटा कलेक्शन है वो कैसे किया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग होता क्या है? सैम्पलिंग हमारी सिंपल सी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं। अब हमारा सैंपल क्या होता है? तो हम जब कहीं पे भी रिसर्च करने जाते हैं तो हमारी दो टर्म्स होती है, एक होता है पॉपुलेशन और दूसरा होता है सैंपल। एक बार सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि पॉपुलेशन जो होती है उसका ऑल्टरनेटिव नेम कौन सा होता है? तो पॉपुलेशन को हम पॉपुलेशन की जगह यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स जो पूरे उस क्राइटेरिया में या फिर जहाँ पे हम जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए, उस पूरी पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चों के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं, जो एज ग्रुप आपने सिलेक्ट किया है, वो सारे बच्चे होंगे आपकी पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जो आपकी पूरी स्टडी में काम आता है। दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में एक बार आया था वो ये आया था कि रिप्रेजेंटेटिव और सैंपल किसको बोला जाता है? वो होता है हमारा सैंपल। अब जो मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया था कि उस यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे हैं वो सारे आपकी पॉपुलेशन है, उन सारे बच्चों में से जितने बच्चों को आप सिलेक्ट करते हो अपनी स्टडी के लिए, वो होता है आपका सैंपल। फॉर एग्जाम्पल ये पॉपुलेशन है जिसमें 2000 बच्चे हैं और आपको अपनी स्टडी के लिए चाहिए 200, तो इनमें से जो 200 बच्चे आपने सेलेक्ट किए वो होगा आपका सैंपल। दिस इज पॉपुलेशन एंड दिस इज द सैंपल ऑफ द स्टडी।
क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी होता है कि आप पूरे 2000 बच्चों को लेके स्टडी नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन हो जाती है। आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आपको कौन सा मेथड चूज़ करना है और आपको कितना सैंपल चाहिए, उसके हिसाब से आप सैंपल सिलेक्शन करते हो। अब दो टर्म्स आती है यहाँ पे, एक होता है स्टैटिस्टिक और एक होता है पैरामीटर, जिसको लेके भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड इज पैरामीटर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही मीन वैल्यू होती है, एक होती है हमारे पॉपुलेशन की और एक होती है हमारे सैंपल की। मीन वैल्यू मीन्स एवरेज। पॉपुलेशन की जो हमारी एवरेज होती है, मीन वैल्यू होती है, उसको कहा जाता है पैरामीटर। वो आप पी से भी रिजेंबल कर सकते हो। और जो हमारा सैंपल होता है उसकी जो मीन वैल्यू होती है उसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक, जिसको आप एस से भी रिजेंबल कर सकते हो। यानी कि सैंपल की मीन वैल्यू होगी आपका स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन की मीन वैल्यू होगी आपका पैरामीटर। अब इनको डिनोट किस सिंबल से किया जाता है? मैच द फॉलोइंग में कई बार क्वेश्चन आता है कि इस साइड लिखा होगा आपका सैंपल पॉपुलेशन और दूसरी साइड होगा आपका स्टैटिस्टिक पैरामीटर और कुछ दो चार चीज़ें और होगी और उसको मैच करना होता है। या फिर कई बार इनके साइन एंड सिंबल भी पूछ लिए जाते हैं कि आप स्टैटिस्टिक को किससे रिप्रेजेंट करते हो और आप पैरामीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हो। तो जो स्टैटिस्टिक है हमारे सैंपल की मीन वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, और जो हमारा पैरामीटर होता है पॉपुलेशन की मीन वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। अब एक चीज़ यहाँ पे होती है कि जितना ज़्यादा आपका सैंपल साइज होता है उतना ही कम चांसेस होता है आपका सैम्पलिंग एरर का, जिसको हम लिख सकते हैं दैट सैंपल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर मतलब सैंपल सिलेक्ट करते टाइम उसमें एरर यानी गलती होने के कितने चांसेस हैं, ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब वो है होता है अगर ये बढ़ेगा तो सैंपल एरर आपका कम होगा, अगर ये कम होगा तो सैंपलिंग एरर आपका बढ़ेगा। मतलब जितना ज़्यादा आप सैंपल साइज लोगे उतना ज़्यादा एरर के चांसेस कम होंगे, और जितना छोटा आप सैंपल साइज लोगे उतना ज़्यादा आपके एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जो सैंपल साइज होता है आपका, वो एक होता है स्मॉल सैंपल और एक होता है लार्ज सैंपल। तो जनरली जो लिया जाता है, अगर 30 से कम की पॉपुलेशन या 30 से कम का सैंपल लिया जाता है उसको कहा जाता है स्मॉल सैंपल, और अगर 30 से ज़्यादा का सैंपल लिया जाता है उसको कहा जाता है आपका लार्ज सैंपल। अब जो हमारा सैम्पलिंग होती है कि कोई भी स्टडी आप कंडक्ट करते हो उसके लिए सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, जिसमें मेनली आपके दो मेथड्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना आए यूजीसी नेट के एग्जाम में, वो ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सैम्पलिंग से हर बार आपका क्वेश्चन आएगा। पेपर 1 में भी आएगा और चांसेस होते हैं कि आपके पेपर 2 में भी आए, क्योंकि पेपर 2 आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें रिसर्च का टॉपिक आपका इंक्लूडेड होता है। अब जो हमारे सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग and second is non probability sampling। प्रोबेबिलिटी आपने स्कूल में मैथ्स में पढ़ा होगा और वैसे जनरली भी आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। रैंडम, जैसे एक लकी ड्रॉ निकालते हैं उसमें नाम डले होते हैं, जिसका नाम निकल गया वही विनर होता है। तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होता है, रैंडम सैंपल सिलेक्शन होता है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, जिसका नाम आ गया वो सिलेक्टेड है। तो वो होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे अगर आप सिक्का उछालते हो तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, वो प्रोबेबिलिटी है दोनों की 50-50% की, हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है। ऐसे ही जब आप कोई गेम खेलते हो, जैसे लूडो का गेम खेलते हो, उसमें आप डाइस को जब करते हो तो उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5, वो सारा आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के आपके कुछ टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड आती है आपकी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग आपकी क्या होती है, जहाँ पे
पॉपुलेशन मान लो आपकी 1000 लोगों की है, आपको उनमें से 100 लोग चाहिए, तो आप रैंडमली किन्हीं भी 100 लोगों को सिलेक्ट कर लोगे, वो होगा आपकी रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक और रैंडम सैम्पलिंग में क्या फ़र्क होता है, इसमें भी रैंडम सैम्पलिंग होती है पर एक सिस्टम जो है वो लागू किया जाता है। जैसे 1000 लोग सिलेक्ट करने थे, ऊपर वाले में हमने ऐसे ही रैंडमली 100 लोग ले लिए, नीचे वाले में हम एक वो बना लेंगे सीक्वेंस कि हर जो 10th पर्सन होगा, 10th इंडिविजुअल होगा, उसको हम अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये होती है हमारी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और नेक्स्ट आती है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। इन दोनों सैम्पलिंग में क्या होता है, ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है। स्ट्रेटा और क्लस्टर दोनों का मतलब ही होता है ग्रुप। अब अगर दोनों में ग्रुप को ही सिलेक्ट किया जा रहा है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मान लो यहाँ पे आपकी की जा रही है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और यहाँ पे हो रही है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जितने भी आप स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप सिलेक्ट करते हो सारे होमोजेनस ग्रुप होते हैं। मान लो 3 ग्रुप आपने सिलेक्ट कर लिए, तीनों होमोजेनस हो गए, मतलब इसमें सेम सब जितने इंडिविजुअल सिलेक्ट किए सारे सेम होंगे, इसमें जो सिलेक्ट किए वो सारे सेम होंगे, इसमें जो सिलेक्ट किए वो सारे सेम होंगे। मान लो आपको स्टडी करनी है मेल और फीमेल की जिनका एज ग्रुप है 20 से 25 साल तक, तो आप क्या करोगे, इसमें तो आप सारे मेल ले लोगे 20 से 25 साल के, इसमें आप सारी फीमेल ले लोगे 20 से 25 साल की, और हमने 2 स्ट्रेटा बना लिए। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो आपका सैंपल सिलेक्ट होगा, आपको चाहिए टोटल 50 लोग सैंपल के लिए, तो आप उनमें से 25 लोग लोगे मेल वाले और 25 लोग लोगे फीमेल वाले। तो इसमें आपने क्या किया, जो पहला स्टेप था उसमें सारे होमोजेनस लिए, मतलब इसमें सारे मेल लिए, इसमें सारी फीमेल ली, और मान लो स्टडी में हम बच्चों को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये हमारे अडल्ट हो गए, और यहाँ पे हमने ले लिए सारे चिल्ड्रन। होमोजेनस इसीलिए बोला जाता है उसको, क्योंकि एक ग्रुप में सारे सिमिलर लोग लिए गए। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप में जब इन सैंपल लिया गया, तो यहाँ पे अगर 50 चाहिए तो इसमें से 25 ले लिए, इसमें से 25 ले लिए, और अगर अब यहाँ पे क्योंकि 3 आ गए और 75 का हम सैंपल ले रहे हैं, तो 25 इसमें से, 25 इसमें से और 25 इसमें से, वो हो जाएगा हमारा 75 का सैंपल। यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना होता है कि जो सैंपल लिया जाएगा तीनों ग्रुप से, या जितने भी हमने ग्रुप बनाए हैं उनमें से सेम सैंपल, इक्वल नंबर का सैंपल लिया जाएगा। जितना नंबर ये होगा उतना ही इसमें से लिया जाएगा और उतना ही इसमें से लिया जाएगा, अदरवाइज सैंपलिंग एरर हो जाएगी और उसका आपकी स्टडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब क्लस्टर सैंपलिंग इससे कैसे अलग होती है, क्लस्टर सैंपलिंग में जो ग्रुप बनाया जाता है उसमें पहले ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए जाते हैं वो हेट्रोजेनस कर दिए जाते हैं। इसमें भी मेल फीमेल और चिल्ड्रन, इसमें भी मेल फीमेल चिल्ड्रन, और इसमें भी मेल फीमेल और चिल्ड्रन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि इनमें से कोई भी ग्रुप उठा लिया वो आपका सैंपल होता है, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पहले वाले पार्ट में ही कर दिया। तो ये आपके टाइप होते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के। अब आते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे। नाम में ही लिखा है नॉन प्रोबेबिलिटी, यानी कि यहाँ पे रैंडमाइजेशन के चांसेस नहीं होते, कोई भी रैंडम सैंपल सिलेक्शन नहीं होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी को सैंपलिंग को आप कह सकते हो पर्पसिव सैंपलिंग या फिर जजमेंटल सैंपलिंग। क्यों? क्योंकि ये सैंपलिंग आप आपका जो पर्पस है स्टडी करने का उसके हिसाब से ले सकते हो, या फिर आपके जजमेंट के बेसिस पे होगा कि आपको जो सैंपल लेना है वो आप ले सकते हो। इसके कुछ टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस मतलब आप वो सैंपल सिलेक्ट करते हो जो आपके लिए कन्वीनियंट होता है,
जिसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी, तो आप अगर वैसा सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो तो वो हो जाती है आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट आता है आपका इसमें स्नोबॉल सैम्पलिंग। जो आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है उसको नेटवर्क सैम्पलिंग या फिर चेन सैम्पलिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है मोस्टली उस जगह पे या उन कंडीशन में की जाती है जहाँ पे सैंपल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा सैंपल मिल गया तो आप उनको बोल दोगे कि आपके नॉन में ऐसा कोई लोग है जो हमारे स्टडी में हेल्प कर सके, तो आप उनको बता देना। तो ऐसे एक चेन के सीक्वेंस में ये वाली सैम्पलिंग चलती है। फॉर एग्जाम्पल कोई एड्स का पेशेंट है तो अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में थोड़ा हेजिटेट करता है, और अगर आपको कोई स्टडी करनी है एड्स के पेशेंट के ऊपर, तो आप जिन एड्स के पेशेंट से मिलते हो आप उनको बोल सकते हो कि आपके जान पहचान में ऐसा कोई पेशेंट हो, और आप उनको बता देना कि जो भी आपका जितना भी डेटा होगा कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और हमें ऐसे ऐसे स्टडी करनी है और उसके लिए हमें हेल्प चाहिए। तो ऐसे ही चेन सिस्टम आपका चलता रहता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग के बाद एक नेक्स्ट आती है आपकी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में जैसे आपकी स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग की जाती थी कि पहले एक ग्रुप बना दिया जाता था, उसके बाद उसकी सैम्पलिंग की जाती थी, कोई भी ग्रुप को पिकअप कर लिया जाता था। सेम वही प्रोसीजर होता है हमारे कोटा सैम्पलिंग का। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कोटा सैम्पलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, मतलब जो स्टार्टिंग में ग्रुप बनाया जाता है उसका रैंडम सैंपल सिलेक्शन नहीं होता है, बट जो प्रोबेबिलिटी में हमारे क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड थे उसमें रैंडम सैंपल सिलेक्शन होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कि एक क्वेश्चन में ये तीन ऑप्शन तो दे ही देंगे, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, कोटा, और फोर्थ कोई और ऑप्शन दे देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और कोटा सैम्पलिंग में। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोटा सैम्पलिंग आपकी हमेशा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है। अब जो एरर होती है आपकी उसको देखने के लिए दो टाइप की एरर होती है, एक होती है टाइप 1 एरर और एक होती है टाइप 2 एरर। इनके क्वेश्चन भी लगभग हर बार एग्जाम में आपका आता है कि टाइप 1 एरर कौन सी है और टाइप 2 एरर कौन सी है। इसको याद रखने के लिए आप एक छोटा सा निमोनिक बना सकते हो, दैट इज RR फॉर टाइप 1, और जो दूसरा है वो है WA टाइप 2। तो टाइप 1 एरर आपकी वो होती है जहाँ पे आपकी जो हाइपोथेसिस होती है वो राइट होती है, बट फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, राइट और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो होती है आपकी टाइप 1 एरर। इसका ऑपोजिट होता है टाइप 2 एरर, जहाँ पे आपका जो हाइपोथेसिस होता है वो गलत होता है, रॉन्ग होता है, बट उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इनके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके एग्जाम में कि अगर कोई ऐसी थीसिस कराई गई या रिसर्च की गई जिसमें वो गलत होते हुए भी उसका एक्सेप्ट कर लिया गया, तो ये कौन सा टाइप ऑफ एरर है, तो आपका टाइप 2 एरर है। इसका रिवर्स कर दिया गया वो आपको टाइप 1 एरर है। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ये रिसर्च के कुछ टॉपिक थे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है इसमें डेटा के कितने टाइप है, वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, वो हम आपका सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रिसर्च के कितने सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो वैसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अगर आगे का कंटेंट चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।